स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ पे एक नया सिस्टम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें हम 12th के पोर्शन को है ना बोर्ड प्लस कंपटीशन दोनों मिला के कंबाइंड करके उसे स्टडी करेंगे, है ना। इसमें हम बोर्ड का जो पोर्शन है वो भी सारा कवर करेंगे और जो कॉम्पिटिटिव स्टडी है हमारी उसको भी यहाँ पे कवर अप करते हुए चलेंगे, चाहे आप जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप नीट के लिए। ठीक है, दोनों एग्जाम को हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। बोर्ड का जो पोर्शन है उसको भी कवर करेंगे। बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टॉपिक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम यहाँ पे मेंशन करते हुए चलेंगे। और उसके साथ में हम जो कॉम्पिटिटिव कंटेंट है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लेके चलेंगे। इसके साथ साथ जो तुम्हारे इंडिविजुअल डाउट्स होंगे, जिस पर्टिकुलर पोर्शन में तुम्हें प्रॉब्लम होगी या जो तुम्हारी जिस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी, उन सभी के लिए यहाँ पे इस चैनल पर वीडियोस बनाए जाएंगे। तो इन सभी से जुड़े रहने के लिए और कंटिन्यूस वीडियोस जो है वो तुम्हें मिलते रहे, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब करें। सारी चीजें हम यहाँ पे इस चैनल में आपको कवर कराएंगे। ठीक है, तो 12th की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहला चैप्टर जो है यहाँ पे वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसके पीछे की जो हिस्ट्री है उस पर जाना होगा, कहाँ से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात स्टार्ट होती है, तो उस चीज को हमें देखना पड़ेगा। तो जनरल अगर हम बात करें तो एक टर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे उसको लिख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। तो इन सारी स्टडी को करने के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये जाने कि व्हाट एग्जैक्टली द चार्ज इज। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है इसको हम जरा पहले देखते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। ठीक है, दो चीजों से मिलकर बना है इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म। ये दोनों जो है, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है या ये दोनों जो इफेक्ट हैं वो चार्ज में हमें देखने को मिलते हैं। चार्ज के अलग अलग केसेस में, चार्ज अलग अलग सिचुएशंस में ये दो अलग अलग टाइप की चीजें जो है वो रिप्रेजेंट करता है और इसी को हम पूरे इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे। 12th की जो हमारी फिजिक्स है उसका फर्स्ट पोर्शन ये जो हमने लिखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसी की पूरी स्टोरी के साथ कंप्लीट होगा। तो अब हम यहाँ पे फर्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रो की। इलेक्ट्रो से जनरली हमारा मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो से हमारा मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो ये जो पोर्शन है पूरा इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, अभी हम केवल उसका एक फ्लो डायग्राम आपको बता रहे हैं कि ये जो पूरा सब्जेक्ट है हमारा या ये जो पूरा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, तो उसको हम देख रहे हैं। देखो जरा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी भी इसी का एक तरीके से इसी के साथ में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, और चैप्टर के साथ में भी ये सारी चीजें कवर की जाएंगी। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा मैग्नेटिज्म। किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ना, और चार्ज के अलग अलग केसेस में चार्ज के अलग अलग बिहेवियर से हमें क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलते हैं, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। चार्ज जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में होता है तो वो हमें ये वाले इफेक्ट देता है। ठीक है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में मिलेंगे। एक अलग सिचुएशन में जब होता है तो हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिलता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलता है। और एक तीसरी सिचुएशन हमें मिलेगी जब हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये तीन चीजें जब हम पढ़ लेंगे तो हम बोलेंगे कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीटली स्टडी किया। आजकल हमारे जितने भी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, जैसे मोटर की बात करें, जनरेटर की बात करें, ट्रांसफार्मर की बात करते हैं, फैन जो हमारा चल रहा है इसमें जो मोटर यूज हो रही है उसकी अगर हम बात करें, तो वो सारी चीजें इस पूरे प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो हमें इन सब का जो कंबाइंड इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। इन सब की जो कंबाइंड एप्लीकेशंस है उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले अभी जब हम 12th में हैं तो हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हम इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ें। तो इसके लिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है 12th में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। हम एक जनरल बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, वैसे कुछ बुक्स में उसे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड,
इस तरीके से करके दिया जाता है। लेकिन हम एक जनरल बात करें तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी के अंदर हम सारी चीजों को कवर करेंगे जो फर्स्ट यूनिट बोला जाता है उसको, ठीक है ना। तो अब हम जो नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज के उस बिहेवियर को स्टडी करते हैं जहाँ पे हम चार्ज को स्टेशनरी कंसीडर करते हैं। चार्ज की जब भी हम बात कर रहे हैं, चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन। अभी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्टेशनरी बिहेवियर को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और इस पर्टिकुलर ब्रांच को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रॉन के स्टेशनरी बिहेवियर को स्टडी करेंगे और इलेक्ट्रॉन की जगह कभी कभी हम कोई चार्ज भी लेके चलेंगे वहां पे, ठीक है ना, तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसके वजह से कोई दूसरा चार्ज मूव करने लगे, ठीक है ना तब भी वो जो प्रॉब्लम है पूरी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर ही आएगी। जैसे अगर हम बोले कि ये चार्ज है, इसका अपना एक फील्ड है जिसमें आने पे ये दूसरा चार्ज जो है ये मूव करने लगता है, तो इस चार्ज के लिए ये जो पूरी प्रॉब्लम है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम ही कंसीडर की जाएगी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, ठीक है। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक बोथ द फिनोमेना आर मैनिफेस्टेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम चार्ज की बात करते हैं, ठीक है। तो चार्ज क्या होता है उसको हम देखते हैं। हमें पता है देखो, चार्ज जो है, चार्ज जहां भी जनरेट होगा किसी भी प्रोसेस में जनरेट होने वाला नेट चार्ज जो वो हमेशा जीरो होता है। कहीं भी अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो वहां पर नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होगा। विदाउट जनरेटिंग अपोजिट चार्ज द एक्चुअल जनरेशन ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये हुआ, जैसे अगर हम बोलें कि कोई न्यूट्रल बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रल। अगर हम इसको न्यूट्रल बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्ज जीरो है, इसका मतलब ये है कि इसके पास इक्वल और अपोजिट अमाउंट में चार्ज है। जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके पास उतना ही सेम अमाउंट में इसके पास नेगेटिव चार्ज है। जैसे अगर हम सोडियम की बात करते हैं, सोडियम की बात कर लेते हैं, चलो Na का एटॉमिक नंबर 11, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम देखें तो होंगे 11, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये भी होंगे 11। हमें पता है सीधे सीधे में आइडिया है कि सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, जितना एटॉमिक नंबर होगा न्यूट्रल एटम में उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। सो ये जो सोडियम एटम है इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, हमें देखो बेसिक आइडिया है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में भी, कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं, बस पोलैरिटी का डिफरेंस है। जैसे अगर हम बोलें कि चार्ज का सिंबल जो है क्यू है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, तो आप बताओगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम जो है चार्ज की यूनिट है। ये जो छोटी छोटी टर्म है इसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, इसे आप किसी भी बुक से स्टडी कर सकते हो। चार्ज की यूनिट क्या है, कूलाम, क्योंकि हमें वीडियो को यहाँ पे लेंथी नहीं बनाना है, हमें इसकी क्वालिटी को मेंटेन करके रखना है ना। तो चार्ज की यूनिट जो है कूलाम है, क्योंकि प्रोटॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो ये होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम ई से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं -e से, ठीक है। तो इसके पास अगर हम देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना होगा, 11 प्रोटॉन है तो 11e, कितना पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज -11e, तो टोटल चार्ज कितना, टोटल चार्ज हो जाएगा इसके पास 0, ठीक है। टोटल चार्ज इसके पास हो गया 0। हमने क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर कर दिया। हमने जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल के बाहर किया, या ऐसे मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, ये मान लिया कोई अननोन एटम है, इसको हमने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, ठीक है। ये भी न्यूट्रल था, इसके पास कितना चार्ज आ गया, इसके पास पहले 0 चार्ज था, कोई चार्ज नहीं था, या ऐसे कह सकते हैं इक्वल और अपोजिट चार्ज था। तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें आया तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो इस पर कितना चार्ज हो गया, -1e। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, पहले क्या था 0, अब जब एक इलेक्ट्रॉन कम होगा तो क्या हो जाएगा, ये +11e, अब -10e बचा, तो टोटल कितना आ गया, +e। देखो इस पे चार्ज क्या आ गया, +e, और इस पे चार्ज आ गया -e,
हमने इसमें नेगेटिव चार्ज जनरेट किया और इसमें पॉजिटिव ऑटोमेटिकली जनरेट हुआ। इसका मतलब ये है कि चार्ज हमेशा इस तरीके से जनरेट होता है, चार्ज हमेशा इस तरीके से जनरेट होता है कि ओवरऑल जनरेशन जो है वो 0 रहे। ठीक है, तो जितना हम पॉजिटिव जनरेट करेंगे उतना ही चार्ज कहीं ना कहीं नेगेटिव में भी जनरेट होगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, न तो हम चार्ज को जनरेट कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जितना पॉजिटिव में जनरेट होगा उतना ही चार्ज नेगेटिव में भी जनरेट होगा। ये चीज हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें हमें न्यूक्लियस दिखाया गया है और इसके चारों तरफ ऐसे कई सारी ऑर्बिट्स हो सकते हैं, है ना। तो ये जो पूरा है ये हमारे पास एक एटम है और ये जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस है। ठीक है, हमें पता है केमिस्ट्री से कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और बाहर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इस पूरे को हम बोलते हैं एटम। न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होती है। कितनी होती है, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, ये ऑर्डर होता है। बाकी यहाँ वाला जो नंबर है 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू वो चेंज हो सकता है। एटम की जो रेडियस है उसकी हम बात करें तो 10⁻10 मीटर की रेंज में होती है। तो एटम की रेडियस न्यूक्लियस की रेडियस से ज्यादा होती है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ पे कुछ बात करते हैं न्यूक्लियस में क्या क्या होगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो हम प्रोटॉन की बात पहले करते हैं। तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन हम देख चुके हैं कितना होता है, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा, 0। न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता। हम मास की बात करते हैं जरा, है ना। मास ऑफ प्रोटॉन हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के लगभग बराबर होता है और ये होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये हमने मास और चार्ज की बात की। हम अल्फा पार्टिकल की बातों कर लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस में हमसे पूछ लिया जाता है अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल जो है ये जो हमारे पास हीलियम है 2He4, हीलियम का अगर केवल और केवल बात करें तो ये कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं मास नंबर, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। प्रोटॉन कितने होंगे, 2 होंगे। ये हमें केमिस्ट्री में पता है कि न्यूट्रल एटम में Z इक्वल्स टू P इक्वल्स टू E होता है। ये एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों कितने हो गए, 2 और 2। ए जो होता है ये होता है P प्लस N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इन दोनों के समेशन को हम बोलते हैं मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने देखा 2 है, इसमें अगर हम रखेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे। देखो ए की वैल्यू कितनी है, हमने क्या लिखा, A इक्वल्स टू P प्लस N। ए कितना है 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकल के आया 2। ठीक है, तो ये चीज हमें पता चली। तो अल्फा पार्टिकल में अगर हम बात करें, अल्फा पार्टिकल आयनाइज्ड हीलियम एटम को हम बोलते हैं। आयनाइज्ड का मतलब क्या है कि इसके पास अगर हम देखें 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर हम किसी तरीके से इसको एक्साइट करके दोनों इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दें, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर हम फ्री कर दें तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा 2 यूनिट, तो He+2 हो जाएगा ये। इसको हम बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल की अगर हम बात करें तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होता है, 2 यूनिट चार्ज आया है, 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो हम क्या लिख सकते हैं +2 इंटू ई की वैल्यू 1.6 इंटू दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन। ये चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बात करें, ये हमने चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाला। अब मास ऑफ अल्फा पार्टिकल की बात करते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो होता है वो होता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये जो टर्म्स हैं ये बेसिक फिजिक्स हैं जिसका बार बार यूज होगा, तो इन्हें हमें याद रखना है। तो ये वैसे जनरल फंडामेंटल है, वो बता दिया है ऐसे ही कि ताकि एक बार रिकॉल हो जाए। कुछ चीजें और है जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे, जो सब तुम लोगों ने 11th में पढ़ा होगा। माइक्रो क्या होता है, 10⁻⁻6 को हम बोलते हैं माइक्रो।
नैनो क्या होता है 10⁻⁻⁹। ये सब यूज होगा इसमें, नैनो कूलम, माइक्रो कूलम चार्ज है, ये सब दे रखा है ना। तो इन चीजों को हमें थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए अब हम बात करते हैं आइडिया ऑफ चार्ज। चार्ज जो है कैसे जनरेट होता है, चार्ज की बात कहाँ से आई। हमने क्या किया, दो मटेरियल को आपस में रब किया, दो ऑब्जेक्ट को हमने आपस में रब किया, तो हमने देखा कि जब दो ऑब्जेक्ट को रब किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये एक रॉड है ना, इसको किसी ऑब्जेक्ट के साथ हमने क्या किया, रब किया, तो हुआ क्या वहां पे, मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, जिसके लिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करना इजी था, उसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, दूसरे ने उन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया। तो जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो इस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव चार्ज। इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, तो इस पे कैसा चार्ज आया, नेगेटिव चार्ज। देखो रबिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जिसने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए तो उस पे कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव। जिसने इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। फिर हम यहाँ पे देखें तो नेट चार्ज अभी भी क्या है, जीरो। इंडिविजुअली दोनों पे चार्ज जनरेट हुआ, लेकिन नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम यहाँ पे क्या है, जीरो। तो रबिंग की भी अगर हम बात करते हैं तो भी जो चार्ज जनरेट होगा टोटल क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो रबिंग जिन दो ऑब्जेक्ट्स की हुई है, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। चार्ज की टेंडेंसी है कि चार्ज हमेशा न्यूट्रल होना चाहता है, ठीक है ना। और किसी भी चीज की अगर हम बात करें तो उसकी टेंडेंसी न्यूट्रल होने की होती है, क्योंकि न्यूट्रल होने से एनर्जी क्या हो जाती है, जीरो। और एनर्जी जीरो होना इस यूनिवर्स में सारे मासिव ऑब्जेक्ट या नॉन मासिव ऑब्जेक्ट्स की टेंडेंसी है। तो ये जो चार्ज है हमारे पास दो, पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों की टेंडेंसी है न्यूट्रल होना। इसको पता है कि अगर ये नेगेटिव चार्ज इसके पास चला जाएगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, इसे पता है कि इसके पास चला जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्यों बोल रहे हैं वो हम बाद में भी आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, रबिंग से चार्ज जनरेट किया, ठीक है। अब चार्ज जो है पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें, पॉइंट चार्ज का क्या मतलब है, देखो चार्ज दो तरीके से हो सकता है, या तो पॉइंट चार्ज होगा या चार्ज ऑन अ बॉडी का मतलब जैसे अगर हम पूरा एक ये ब्लॉक ले लिया, इसको चार्ज दे दिया, तो ये क्या है, चार्ज ऑन अ बॉडी। तो हम बॉडी और पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे। पॉइंट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज वो चार्ज होता है जो सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, मतलब पॉइंट चार्ज का वॉल्यूम हमेशा जीरो होता है ना, सारा चार्ज एक पॉइंट में कंसंट्रेट होता है, पॉइंट का वॉल्यूम हम जीरो लेते हैं। बॉडी का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, इसमें चार्ज पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका वॉल्यूम जीरो नहीं होता, तो ये पॉइंट चार्ज है, ये एक बॉडी है, ठीक है। इन दोनों में एक डिफरेंस और है कि जो इंडक्शन की प्रोसेस होती है वो केवल और केवल किसमें वैलिड है, बॉडी के केस में, पॉइंट चार्ज के केस में वैलिड नहीं है, उसे अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पे, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, तो चार्ज की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। चार्ज को हम जनरेट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चार्ज अगर जनरेट भी होगा तो अपोजिट पोलैरिटीज में जनरेट होगा, जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट हो गई कंजर्व्ड। इन पॉइंट्स को नोट करते जाना अपनी कॉपी पे, वीडियो को पॉज करके। सेकंड है क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होगा, जैसे अगर हम बोल दें कि 2 और 3 के बीच के सारे नंबर हटा दो, है ना, 3 और 4 के बीच के सारे नंबर हटा दो, तो 1 2 3 4 5 6 इंटीजर, इस तरीके से अगर हम लें तो हम केवल डिस्क्रीट नंबर्स हमें मिलेंगे या डिस्क्रीट वैल्यूज मिलेंगी। 1.2 1.3 1.4 ये सारी चीजें हम लॉस कर देंगे, तो इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हम पूरे स्पेक्ट्रम को ना उठा के हम कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज को उठाते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। तो चार्ज के केस में भी कुछ ऐसा ही है, चार्ज जब भी निकलेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसा नहीं होगा कि आधा इलेक्ट्रॉन निकला या 1/4 इलेक्ट्रॉन निकला या 2.5 निकला। तो चार्ज जो है इंटीजर मल्टीपल होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के। एन को हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको ऐसे कर दो, एन को हम लिख सकते हैं
1 2 3 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी चार्ज की, चार्ज दो पोलैरिटी में होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेम पोलैरिटी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और अपोजिट पोलैरिटी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। तो इन चीजों को हमें नोट। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी चार्ज की हम ले रहे हैं उसमें हमारे पास है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तीनों को जनरेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज जो है अगर स्टेशनरी है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। चार्ज अगर स्टेशनरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पूरा फिजिक्स इसी पे घूमेगा, पूरा तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो पोर्शन है फिजिक्स का इसी के अराउंड घूमेगा। चार्ज अगर स्टेशनरी है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा करेगा। ठीक है ना, चार्ज अगर मूव कर रहा है, इफ चार्ज इज मूविंग, चार्ज अगर मूव कर रहा है, चार्ज अगर चल रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, विद कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो। तो क्या होगा यहाँ पे इस सिचुएशन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करेगा। नोट करते जाना, चार्ज अगर रुका हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, चार्ज अगर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी और विद एक्सीलरेशन जीरो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तुम्हें मिलेंगे। तीसरा केस, अगर एक्सीलरेशन है मतलब अगर वेलोसिटी बदल रही है, चार्ज इज मूविंग विद सम एक्सीलरेशन, चार्ज अगर मूव कर रहा है किसी एक्सीलरेशन के साथ तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, साथ में कुछ एनर्जी भी मिलेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड प्लस एनर्जी। इस पूरे इवेंट में जो जनरेट होगा डिस्टरबेंस मीडियम में उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, EM वेव। ये आगे हमारे फर्स्ट 12th की फिजिक्स के फर्स्ट पोर्शन के लास्ट में ये चीज हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को। हाँ, इस चीज को नोट कर लीजिए, है ना। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ये भी चार्ज की एक प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्चुअल ट्रांसफरिंग ऑफ मास। चार्ज की ट्रांसफरिंग बिना मास की ट्रांसफरिंग के पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कि चार्ज ट्रांसफर हुआ उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो एक मासिव पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी हैविंग मास। तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहां पे मास भी मूव करेगा। तो अगर चार्ज मूव करता है तो वहां पर मास भी मूव करेगा। विदाउट एनी ट्रांसफरिंग ऑफ मास इट इज नॉट पॉसिबल टू एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ चार्ज। जैसे ये बॉडी है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन इधर भेजा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, तो इसका मास अगर m था तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। कितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर। और इसका मास अगर ये m1 मान लेते हैं, इसका मास m2 था, तो अब ये कितना हो जाएगा, m2 प्लस me। तो असल में जब चार्ज मूव करता है तो साथ में मास भी मूव करेगा, क्योंकि विदाउट एनी ट्रांसफरिंग ऑफ मास चार्ज का ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। तो ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास वो है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। चार्ज को हम जोड़ें और घटाएं कैसे, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इन सबको नोट करते जाना, जो भी हम बोल रहे हैं वो तुम्हें अगर लग रहा है कि उसको याद रखना है, भूल जाओगे तो उसे नोट करते जाना। एडिटिविटी ऑफ चार्ज हमें बताती है कि चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। चार्ज को हम सीधे सीधे वेक्टर एडिशन नहीं करना है हमें यहाँ पे। चार्ज क्या है, स्केलर। सीधे सीधे हम एल्जेब्रिक सम कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर +2e - 5e + 3e - 2e, बताओ टोटल चार्ज कितना है, साइन के साथ जोड़ दो। प्लस वाले कितने हैं, +2e + 3e - 2e - 5e, बताओ जरा कितना आया।
इससे ये कैंसिल, -2e आ गया चार्ज, ये हो गया चार्ज। इस तरीके से हम इसे ऐड करेंगे, ठीक है। अब ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब हमसे बोला जाए कि बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसमें आए, तो कैसे लिखोगे, या कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू N इंटू ई। Q कितना है, 2e, तो N कितना हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो ये सारी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लेके चलते हैं, हाउ वी कैन जनरेट द चार्ज, या मेथड्स ऑफ जनरेटिंग चार्ज, या मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज। कोई बार बार की घिसी-पिटी कहानी है, ये कई बार पढ़ चुके हो, बार बार सारी बुक्स में तो देखने को मिलेगा, तो इसे बस कहानी की तरह सुन लो, ठीक है ना। और एक बार बस नजर में रखो, बहुत ज्यादा कोई ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, जनरल बात है, बार बार यूज करेंगे, याद आ जाएगा, सारी चीजें प्रैक्टिस में आ जाएगी। तो कौन कौन से मेथड से जनरेट करने के चार्ज, पहला बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब बाई रबिंग, दूसरा बाई कंडक्शन, तीसरा बाई इंडक्शन। ये 3 मेथड है चार्ज जनरेट करने के जनरली, जो हमारे सिलेबस में है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, इसको देखो जरा, बाई फ्रिक्शन। देखो इसको हम पहले ही देख चुके हैं। चार्जिंग बाई फ्रिक्शन क्या होता है, जब भी हम दो मटेरियल को आपस में रब करते हैं, ऐसे रब करते हैं, जैसे रॉड को हमने एक मान लिया किसी कपड़े से रब किया या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रब किया, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, दूसरे पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ, जिससे इलेक्ट्रॉन निकलना इजी थे, उसने इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया और पॉजिटिव चार्ज अटेन किया, और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब किया और नेगेटिव चार्ज अचीव किया, ठीक है। तो इस मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है, किसी भी बुक में इसकी कहानी को पढ़ सकते हो। सेकंड मेथड पे हम आते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन क्या होता है, इसको हमें देखना है। अब जरा इसमें एक चीज देखो, चार्जिंग बाई कंडक्शन की हम बात करते हैं, ठीक है। अब इसको समझने से पहले हमें एक छोटी सी एक हेडिंग समझ लो, या छोटा सा टॉपिक समझ लो, उसको देखना पड़ेगा। वो टॉपिक ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के मूवमेंट के बेसिस पर या चार्ज के फ्लो के बेसिस पर किसी भी मटेरियल को हम जनरली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट ऑफ चार्ज, हम किसी भी मटेरियल को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो इस तरीके से है। पहला कंडक्टर, मटेरियल्स को हम इन 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। अभी बेसिक जनरल अभी इस टाइम पर अगर हम बात करेंगे तो इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन अभी हम ज्यादा बिल्कुल जब इसके डिटेल में जाएंगे, जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे, तब वहां बताएंगे कि इन दोनों में थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो अभी हम इन दोनों को सेम मान के चलेंगे, ठीक है। तीसरा हमारे पास है सेमीकंडक्टर। अब देखो इसकी भी पूरी जो स्टोरी है वो तुम्हें एनसीईआरटी या किसी भी बुक में मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पे बस केवल तुम्हें समझा दे रहे हैं, उसको याद रखना है। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें चार्ज इजीली मूव कर जाता है। कंडक्टर वो मटेरियल है जिनमें चार्ज का मूवमेंट जो है वेरी इजी है, ठीक है। जैसे हमने चार्ज, जैसे अगर हम बात करें एक रॉड, इसको हमने चार्ज यहाँ दिया तो ये चार्ज पूरे में फैल जाएगा, चार्ज आसानी से पूरी रॉड में ट्रेवल हो जाएगा, ठीक है। कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, ये वो मटेरियल है जो कंडक्टर है, इनमें चार्ज इजीली मूव कर सकता है, तो इसको हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जिसमें चार्ज का मूवमेंट जो है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, चार्ज वहां पर इजीली मूव नहीं कर सकता, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक। हालांकि कोई भी मटेरियल पूरी तरीके से इंसुलेटर नहीं होता, ठीक है ना। तो इंसुलेटर और डाइइलेक्ट्रिक वो मटेरियल है जहां पर चार्ज का एक्चुअल मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इंसुलेटर में क्या होगा, जहां भी हम चार्ज रख देंगे चार्ज वहीं बना रहेगा, चार्ज आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगा, ठीक है। कंडक्टर में जो भी चार्ज हम कंडक्टर को देंगे वो पूरा चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे हमें चार्ज का
देखने को मिलेगा, हालांकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलना भी गलत है, ठीक है। चार्ज का एक्यूमुलेशन भी होता है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अभी बस ये मान के चलो चार्ज पूरा सरफेस पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडक्टर हो गया। इंसुलेटर में चार्ज हम जहां रखेंगे वहीं पे रखा रहेगा, उसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। तो हम एक और तरीके से डिफाइन कर देते हैं, कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जिनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं और इजीली वो फ्री हो जाते हैं और वो पूरे बॉडी में या पूरे मटेरियल में ऐसे फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कंडक्टर, जिसमें आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं, है ना। जो रूम टेम्परेचर पे आते ही उनमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उन मटेरियल्स को हम बोलते हैं कंडक्टर। इंसुलेटर जो है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टाइटली बाउंडेड होते हैं, उन्हें हम इजीली वहां से मूव नहीं करा सकते, ठीक है। सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच की चीज है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। इसमें इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट जो है नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके, थोड़ी बहुत एफर्ट डाल के हम उसे कंडक्टर की तरह मूव करा सकते हैं। जनरली सेमी कंडक्टर इंसुलेटर की तरह काम करता है, हम इसे इजीली कंडक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेमी कंडक्टर का यूज होता है जो हम लोगों ने मोबाइल फ़ोन की आईसी वगैरह, टीवी वगैरह में, है ना। तो ये सारी चीज़ों में हम सेमीकंडक्टर का यूज करते हैं। सेमीकंडक्टर जो है जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इस टाइप के मटेरियल होते हैं, तो वो भी हमारे 12th की फिजिक्स में एक अलग से चैप्टर है सेमीकंडक्टर का, इसको हम वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जनरल एक बेसिक आइडिया हमने इन सब चीज़ों का लिया। अब हम आते हैं चार्जिंग बाई कंडक्शन पे, जो हमें पढ़ना था। देखो, कंडक्शन की हम जब भी बात करते हैं तो कंडक्शन जो है एक ईजी प्रोसेस है कंडक्टर्स में चार्ज जनरेट करने के लिए। तो हमने क्या किया, एक रॉड दी, इस रॉड के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। एक दूसरी रॉड हम इसके पास लेके आए, इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। हमने क्या किया, इसे एक वायर से कनेक्ट कर दिया, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू इस पे भी चला जाएगा। तो अब इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रॉड थी, अब इस वायर को हटा दो, तो ये वाली जो रॉड जिसमें कोई चार्ज नहीं था, इसको भी हमने चार्ज कर दिया with the help of this particular rod and making the physical contact with this particular rod by using this conducting wire। तो इस conducting wire को यूज करो या फिजिकली इन दोनों को कांटेक्ट में करा दो। तो कंडक्शन की प्रोसेस में जो बात हमें याद रखनी है वो ये है, कंडक्शन की प्रोसेस जो है, चार्जिंग बाई कंडक्शन जो है, वो जनरली एक अच्छा मेथड है कंडक्टर्स में चार्ज को जनरेट करने के लिए। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है, यहाँ पर फिजिकल कॉन्टैक्ट जो है वो रिक्वायर्ड है। वो फिजिकल कॉन्टैक्ट डायरेक्ट हो सकता है या कोई कंडक्टिंग वायर के थ्रू हो सकता है। तो ये मेथड जो है ये है चार्जिंग बाई कंडक्शन। चार्जिंग बाई कंडक्शन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, ए और बी दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर लिए। ए को जो चार्ज हमने दिया वो प्लस Q1 है, बी पे जो चार्ज है वो प्लस Q2 है। हमने क्या किया, इन दोनों को फिजिकली कॉन्टैक्ट में ले आए, या एक वायर से कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा, अब देखो चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस चीज को समझना है हमें। दोनों स्फीयर आइडेंटिकल है यहाँ पे, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले तो इस चार्ज का टोटल कर दो। टोटल कितना होगा, Q1 प्लस Q2, फिर इसका आधा कर दो, Q1 प्लस Q2 बाई 2, और बराबर बराबर दोनों को दे दो। तो ए पे कितना चार्ज आ गया, Q1 प्लस Q2 बाई 2, बी पे कितना चार्ज आया, Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो चार्ज जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इक्वल कैसे होगा, टोटल चार्ज जोड़ो, टोटल चार्ज जोड़ने के बाद उसका आधा करो और बराबर बराबर दोनों को दे दो। अब ये चीज जो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है उसको सुनो, वो ये है कि हम यहाँ पे जो स्पेयर ले रहे हैं वो आइडेंटिकल ले रहे हैं, तभी ये चीज फॉलो होगी। अगर ये स्पेयर आइडेंटिकल नहीं है, नॉन आइडेंटिकल स्पेयर है, तो उस केस में चार्ज फिर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, पोटेंशियल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। वो हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी जो हम सारे केस लेके चलेंगे यहाँ पे वो आइडेंटिकल स्पेयर की हम बात करेंगे। दोनों स्पेयर कैसे हैं, आइडेंटिकल। अब यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, हमने 3 स्पेयर लिए, तीनों आइडेंटिकल है, ए बी एंड सी। ए के पास चार्ज प्लस 10 ई समझते हो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देना। बी पे जो चार्ज है -20 इंटू ई, सी पर जो चार्ज है वो +2 इंटू ई है। अब क्वेश्चन में मान लो हमसे ऐसे बोल दिया, हम बस समझ रहे हैं इसको। हमने क्या किया, पहले ए और बी को टच कराया। फर्स्ट किसको टच कराया, ए एंड बी। बिल्कुल पूरा मत लिखवाओ, इसको समझ जाना है ना। ए और बी को हमने क्या किया, पहले टच कराया। तो क्या होगा, देखो जरा, जब ए और बी को टच कराएंगे
इन दोनों का टोटल चार्ज कितना, -20E प्लस 10E, और उसका आधा कितना हो गया है बताओ जरा, -5E। देखो -20 प्लस 10, -10 डिवाइडेड बाई 2 -5, तो दोनों पे -5E चार्ज आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, इस स्ट्रिंग को यहाँ से ब्रेक कर दिया। अब इसके बाद हमने बी और सी को आपस में टच करा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, बी और सी को आपस में टच कराया। तो अब बी और सी को आपस में टच कराओ, सी ये है हमारे पास, सी पे कितना चार्ज है, +2E। तो अब क्या होगा, ये बी है, ये सी है, इन दोनों को जब हम आपस में टच कराएंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा, देखो जरा, -5E प्लस 2E डिवाइडेड बाई 2 -3E/2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक काम करते हैं, नहीं तो फिर ये चार्ज फ्रैक्शन में आ जाएगा। वो तो डेटा भी ऐसे ले लिया है, तो इसको हम 2E की जगह पे क्या ले लिया जाए, इसको, ये 5 है, 3E कर देते हैं, 3E ले लिया है ना, 3E। ठीक, तो -5E प्लस 3E, तो ये कितना हो गया, -2E डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया -E। ये चार्ज आ गया सी पर, या ऐसे समझ लो बी और सी पर, -E। देखो हमने क्या किया, बी और सी को टच कराया, बी और सी को जब हम टच कराएंगे, तो क्या होगा, बी का चार्ज -5E, सी का चार्ज +3, दोनों को ऐड किया, उसका आधा कर दिया, तो कितना आया, -E, है ना। तो -E चार्ज दोनों पे आ गया। अब जरा सुनो ध्यान से, अब मान लो क्वेश्चन में हमसे बोला जाए कि बताओ ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो ए पे कितना चार्ज है, -5E, बी पे कितना चार्ज है, -E, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। अब बोला जाए बताओ बी और सी एक दूसरे को क्या करेंगे, -5E -E रिपेल करेंगे। एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो तरीका ये है, सुनना जरा ध्यान से। ए के पास +10E, अब कितना, -5E, तो ए ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए या इलेक्ट्रॉन गेन किए, देखो जरा यहाँ से ए को अगर हम देखें यहाँ से, तो ए ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, गेन किए, ए का चार्ज बढ़ा या कम हुआ, ए पहले पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का मतलब इसका चार्ज क्या हुआ है, कम हुआ है। चार्ज तभी कम होता है जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के कम होने का मतलब है कि नेगेटिव चार्ज का बढ़ना, और नेगेटिव चार्ज के बढ़ने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का बढ़ना। तो अगर ए का चार्ज कम हुआ है तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन जब एब्जॉर्ब होंगे तभी चार्ज क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो +10E से -5E हुआ है, यानी कि कितना चार्ज यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन इसने एब्जॉर्ब किए या रिलीज किए, इसने इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ जा रहे हैं। अब कितना, देखो इस पे कितना 10E, इस पे कितना -5E, तो हम इसको लिख सकते हैं 10E -5E, कितना हो गया 15E। ठीक है, 15E चार्ज जो है वो यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, इतना चार्ज यहाँ से इधर की तरफ गया है, या ऐसे कह सकते हो, चार्ज की हम बात करें तो चार्ज ऐसे गया और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऐसे आए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट चलता है ना पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया है और इलेक्ट्रॉन कैसे आए हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ भी समझ लो, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, है ना। इसके पास इलेक्ट्रॉन, ए के पास जो इलेक्ट्रॉन आई है, मतलब ए ने इलेक्ट्रॉन, कैसे भी समझ सकते हो, ए ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, बस ये ध्यान रखना है ना। और कितना चार्ज ए ने, +15E। अब बी की भी बात कर सकते हो, बी पे कितना था पहले, -20E, अब कितना हो गया -E, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, -E -20E, तो कितना हो गया ये 20E -E 19E। कितना चार्ज बी ने गेन किया। ठीक है, इसी तरीके से हम सी का भी निकाल सकते हैं, पहले +3E फिर -E, तो -E फाइनल माइनस इनिशियल करो, -E, सी का चार्ज -E +3E, कितना हुआ ये -4E। ये चार्ज जो है ट्रांसफर हुआ है। तो इस तरीके से चार्जिंग बाई कंडक्शन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोगों ने चार्जिंग बाई फ्रिक्शन देखा, चार्जिंग बाई कंडक्शन देखा। अब ये जो टॉपिक है ये है चार्जिंग बाई इंडक्शन। इसके डायग्राम को हमने पहले ही बना दिया यहाँ पे, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेंथी हुआ जा रहा था, है ना। तो फर्स्ट पार्ट देखो, हमारे पास एक कंडक्टर है ये, और ये कंडक्टर जो है एक तरीके से न्यूट्रल है ना। और जनरली अभी हम ये कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास बॉडी है,
ये पूरी तरीके से न्यूट्रल है, ठीक है, या चाहो तो कंडक्टर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये कंडक्टर है, न्यूट्रल है। जो हमें क्या करना है, इसको चार्ज करना है, तो हमने क्या किया, एक रॉड लेके आए, इस रॉड के पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज ने ये जो न्यूट्रल कंडक्टर था, अब न्यूट्रल का मतलब क्या है, इसके पास इक्वल और अपोजिट अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसने उस नेगेटिव को इधर की तरफ खींच लिया अपनी तरफ, और अपोजिट साइड में क्या रह गया, पॉजिटिव चार्ज। जब सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ गए तो इधर क्या बचा, पॉजिटिव चार्ज। पहले क्या था, इस नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का सेंटर एक ही जगह पे लाई कर रहा था, मतलब टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह पे सेंटर था दोनों का, या सेंटर ऑफ मास एक ही जगह पे था, तो नेट इनका क्या निकल के आ रहा था, जीरो। क्या चीज इनकी जीरो थी, उसको हम बोलते हैं डायपोल मूवमेंट, या कह सकते हो कि इसमें कोई भी पोलराइजेशन नहीं था। ये सारे टर्म आगे आएंगे धीरे धीरे। इस केस में नेट डायपोल मूवमेंट क्या था, जीरो। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक पोलराइजेशन क्रिएट हो गया। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक तरफ, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ, तो यहाँ पे पोलरिटी के हिसाब से चार्ज अपोजिट एंड्स पे कलेक्ट हो गया है, इसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे डायपोल मूवमेंट जीरो नहीं होगा, इस वाले केस में डायपोल मूवमेंट जीरो होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो इस रॉड ने क्या किया, इसको पोलराइज किया, नेगेटिव चार्ज एक तरफ आया, पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आया। अब ये जो सी वाले पार्ट में हमें दिख रहा है, हमने क्या किया, इसको एक वायर से लेके ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। हमने क्या किया, वायर लिया, उसे जमीन में अंदर डाल दिया, अर्थिंग कर दी, या इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ऐसे हम बोलते हैं। अर्थ की टेंडेंसी होती है, जो भी चार्ज या जो भी अर्थ से कनेक्ट किया जाता है, अर्थ उसके पूरे चार्ज को एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो इस साइड में देखो, जितना भी पॉजिटिव चार्ज था, ये सारा चार्ज कहाँ गया, ये अर्थ में चला गया। ये ऐसे समझ लो कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन आए और इधर आए, और उन्होंने इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया, तो ये चार्ज इधर का खत्म हो गया। अब सवाल ये उठता है कि ये वाला नेगेटिव चार्ज अर्थ में क्यों नहीं गया। तो ये नेगेटिव चार्ज अर्थ में इसलिए नहीं गया क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस रॉड के साथ अट्रैक्शन फोर्स में बाउंडेड है, इसलिए ये नेगेटिव चार्ज यहीं रह गया, और यहाँ का पूरा पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में चला गया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने देखा कि अब ये जो रॉड हमारे पास थी, हमने क्या किया, अर्थिंग को तो हटा दिया, रॉड को ऐसे ही रखा, तो ये नेगेटिव चार्ज सारा इधर की तरफ ही रहेगा। फिर हमने क्या किया, रॉड भी हटा दी, तो ये पूरा नेगेटिव चार्ज इसमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ओवरऑल ये जो न्यूट्रल स्फीयर था, इसको हमने नेगेटिवली चार्ज स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी हो सकता था कि अगर हमें इस पर पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो हम रॉड कैसी लेके आते, नेगेटिव चार्ज वाली। तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन, ठीक है। तो इस चीज को तुम्हें यहाँ पे इसे नोट कर सकते हो। तो ये हम लोगों ने सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए चार्ज से रिलेटेड। अब अगले वीडियो में हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और उसके बाद हम ये न्यूमेरिकल कंप्लीट करने के बाद कूलाम्स लॉ पे, कूलाम फोर्स पे बात करेंगे, और सारे टॉपिक जो है इसी तरीके से कवर कराए जाएंगे। न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, शीट देंगे, उस शीट का सॉल्यूशंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए, सारे अपडेट्स और सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से डिस्कस किए जाएंगे। थैंक यू।